कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक ही बहुत ही राजस्थान में गंगानगर ज़िले में है ये कालीबंगा। और कालीबंगा में कुछ खास बातें थीं, जैसे ये प्राक हड़प्पा युग की स्थिति भी थी, इसमें हड़प्पा युगीन स्थिति भी थी। इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कैसा स्थल था ये? प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन दोनों था। ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन दोनों के अवशेष मिले। हमने बताया था जब ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति में बता रहा था तो उसमें बताया था कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे जहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन बस्ती ताम्र पाषाण अवशेष मिले हैं। ऐसे इन्हीं सब स्थलों में या बस्ती के विकसित होने की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो यहाँ पर मिली है। नगरीकरण के प्रारंभ पहले वाली अवस्था यहाँ पर मिली है। यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें मिली, जैसे यहाँ का जो नगर था दो भागों में विभक्त था, लेकिन यहाँ पर निचला नगर भी हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि दो नगर दो पार्ट में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था, विशिष्ट वर्ग के लिए बना होता था, और पूर्वी भाग जो होता था वो निचला नगर होता था। यहाँ पर जनसामान्य, मजदूर वर्ग, शिल्पकार आज रहते थे। लेकिन कालीबंगा में स्थिति ये थी कि दो भागों में मतलब दो भाग में बटा था, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि दोनों दीवार के अंदर थे, यानी ऊपरी पश्चिमी भाग भी और पूर्वी निचला नगर जहाँ पर शिल्पकार आज रहते थे वो भी नगर भी वो दीवार के अंदर था। एक खास बात ये थी। दूसरी, इसका पश्चिमी भाग यानी ऊपरी नगर जहाँ विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे वो भी दो भाग में बटा हुआ था। एक भाग में विशिष्ट वर्ग के रहने के लिए आवास थे और दूसरे भाग में हवन कुंड थे। यहाँ से हवन कुंड पाया गया है। क्या पाया गया है? कालीबंगा से हवन कुंड। इसके बाद कब्रिस्तान भी यहाँ मिला है। और कहाँ मिला था कब्रिस्तान? अभी हमने पीछे बताया हड़प्पा में। हाँ, कब्रिस्तान 837, यहाँ भी कब्रिस्तान मिला है। एक खास बात यह है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो खेती की जाती थी, खेती में हल के निशान केवल कालीबंगा में प्राक हड़प्पा युगीन अवस्था यानी हड़प्पा काल का जो परिपक्व अवस्था थी उसके पहले की अवस्था में मिला है। क्या? हल के निशान या हल के निशान। और इस निशान से पता चलता है, जो हल के निशान मिले से पता चलता है कि हड़प्पा के कालीबंगा में उस समय दो फसल एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। आज भी हम कई बार देखते हैं किसान जो है अपनी खेत का अधिकतम उपयोग करने के लिए दो तीन फसल एक साथ लगा देते हैं कि एक तैयार हो रही है, दूसरी तैयार होने की कंडीशन में है, एक तैयार होकर यूज की जा रही है, तीन फसलें लगाते हैं। तो यहाँ पर भी दो फसलों के निशान पाए गए हैं। कब्रिस्तान पाया गया, हवन कुंड पाए गए हैं। और कालीबंगा जो है किस नदी किनारे था? ये जो है घग्घर या सरस्वती नदी किनारे, जो आजकल वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके किनारे था कालीबंगा। कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। हालांकि फावड़े या अन्य लोहे के खेती कृषि के औजार से फावड़ा हुआ, फाल हुआ, ये सब नहीं मिला है। लेकिन ऐसा इससे अनुमान लगाया जाता है हल के निशान से कि इस समय हल चलाए जाते थे और हल का जो फाल होता था वो लकड़ी का बना होता था। क्योंकि मिट्टी, हमने बताया था कि रेगिस्तानी मिट्टी, अधिकतर रेगिस्तान बालू जैसा होता, तो लकड़ी के फाल से संभव था कि वो जुताई कर सकते थे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता था खेत। बारिश थोड़ी, जैसे पूर्वी भाग में हमारे उत्तर प्रदेश में या और पूरब की तरफ जाए तो जितनी बारिश होती है उस डेंस मिट्टी में, उस मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में हल चलाना मुश्किल है। बिना लोहे के फाल वाले हल ही चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लकड़ी वाले फाल से हल, पूरे सिंधु सभ्यता में इसका प्रचलन निश्चित तौर पे रहा होगा। ये हो गई कालीबंगा। इसके बाद आती बात लोथल की, जो महत्वपूर्ण नगरों में बात आती है। दूसरी है लोथल।
यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा या बंदरगाह, इसको बंदरगाह, एक खंभात खाड़ी की तरफ था। इससे ये पता लगता है कि मेसोपोटामिया, मिस्र आदि के साथ यहाँ से व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अरब सागर में जहाजरानी करते थे। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ रंगाई के 2 कुंड पाए गए हैं। रंगाई के कुंड पाए गए हैं। युगल समाधान पाया गया है। यहीं से युगल समाधान, यानी यहाँ भी कब्रिस्तान था। पूरी बस्ती एक दीवार के अंदर है। तो इस तरह से कुछ खास बातें थी यहाँ पर जो पाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया गोदीवाड़ा कहाँ पर पाया गया? गोदीवाड़ा कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया है। हल के कोण के निशान कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगम पाए थे, जो सामान्य एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हवन कुंड कहाँ पाया गया है? ये भी पूछा जाता है। कब्रिस्तान एच कहाँ पाया गया है? तो कब्रिस्तान एच या कब्रिस्तान R37 जो है वहाँ पाया गया है। कहाँ पे? कब्रिस्तान R37 कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये हैं, जो स्थितियां थी जैसे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, ये बाद के समय में सिंधु घाटी यानी गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा जैसे रोपड़ है पंजाब में, बनावली हरियाणा में, कोट दीजी सिंध प्रांत में, सुरकोटदा जैसे सुरकोटदा है, सुरकोटदा में खास क्यों है सुरकोटदा? क्यों खास है? यहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो बाद में खोजा गया भारत में, गुजरात में, धौलावीरा। धौलावीरा, यहाँ पर 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर नगर 3 भाग में विभक्त था। नगर 3 भाग में विभक्त था। ठीक, 16 जलाशय पाए गए हैं, नगर 3 भाग में विभक्त था। पत्थर पर नेम प्लेट पाया गया। गुजरात में चूंकि पाया गया है तो कुछ खास बातें हैं। बड़े नगरों में अगर बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े नगर थे उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके बाद गनेरीवाला, धौलावीरा आदि नगर थे। इस बड़े नगरों की बात कर रहे हैं हम, जो बड़े नगरों में जिनकी गिनती होती, ये बड़े नगर थे। बाकी सैकड़ों स्थल खोजे गए हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? विशेषताओं में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थीं उसमें सबसे पहले नगर नियोजन देखते हैं, क्योंकि सबसे खास विशेषता हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगर योजना। ऐसे लिख लेते हैं, नगर योजना। अभी हमने बताया कि जो भी नगर, अधिकतर नगर कैसे बने थे? 2 भाग में पार्ट थे, एक पूर्वी भाग, पूर्वी और पश्चिमी। ये पूर्वी भाग था, ये दुर्गीकृत होता था अक्सर। ये निचला नगर, ठीक, और ये जो है दुर्गीकृत। इसको ऐसा करिए ठीक समझने के लिए, उल्टा हो गया।
फिर से बना देते हैं, ये ऐसे मानिए, तो ये पश्चिमी भाग मानिए, ये पश्चिमी भाग है, तो ये दुर्गीकृत होता था, ठीक। ये निचला नगर होता था। यहाँ मजदूर वर्ग या शिल्पकार मजदूर रहते थे, शिल्पकार मजदूर पूर्वी भाग में। ये विशिष्ट वर्ग के लिए था। सारे नगरों की स्थिति यही थी। किस नगरों में, जैसे कालीबंगा में तो क्या था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक जैसे थी स्थिति। कालीबंगा में ये था कि निचला नगर भी दीवार से घिरा हुआ था। लोथल में सारी पूरा नगर ही दीवार से घिरा हुआ था। धौलावीरा की बात करें तो 3 भाग में विभक्त था। ये धौलावीरा 3 भाग में विभक्त था। जो नगर थे, नगरों में हमने बताया था कि समकालीन सभ्यता में पक्की ईंटों का, पूरे विश्व में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है। जैसे मिस्र हो, मेसोपोटामिया, सब कच्ची ईंट यूज करते थे, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंट। जो नगर ऊपरी भाग बना होता था, विशिष्टता वहीं पर थी। जैसे जो चबूतरे पर ऊंचा उठा के बनाया जाता था, तो पहले तो नगर के चारों ओर दीवार, नगर के चारों ओर दीवार। हड़प्पा में तो 40 फीट चौड़ी दीवार है, जो बाउंड्री की दीवार है हड़प्पा में 45 फीट चौड़ी दीवार है, 45 फीट। सोच लीजिए कितनी चौड़ी, कितनी मोटी दीवार रही होगी। सड़कें चौड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। इसके अलावा नालियां बनी होती थी। हर घर से जो पानी निकलता था और नालियों में जाता था। नालियों में मेन होल बने होते थे, वहाँ से गंदगी साफ होती थी। नालियां बनी होती थी। नगर जाल पद्धति से विन्यस्त थे, जाल पद्धति। घर 2 मंजिला भी होते थे, 1 मंजिला भी होते थे। घर जो है 2 मंजिला भी होते थे, पक्की ईंट के बताए हैं हमने। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे जो है गली में खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। गुसलखाना होता था, वहाँ से पानी नालियों में जाता था, नालियों से मुख्य नाली में जाता था, फिर आगे निकल जाता था। कालीबंगा में जो दरवाज़ा था वो 1 पल्ले वाला दरवाज़ा, जैसे आजकल उसके अधिकतर दरवाजे 1 पल्ले वाले होते हैं, 2 पल्ले वाले दरवाजे कालीबंगा में नहीं थे, और जगहों पर 2 पल्लों वाले दरवाजे लगाए जाते थे। नगर नियोजन की जो एक रूपता थी वो अधिकतर एक जैसी ही थी, बहुत चेंज नहीं थी। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे स्नानागार, कोठार, अन्न, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषता थी, अन्नागार का होना। हर नगर में लगभग अन्नागार बना होता था अन्न रखने के लिए, चाहे वसूली वाला अन्न हो, चाहे उत्पादन के बाद सब धन इकट्ठे, सारे अनाज इकट्ठे किए जाते रहे होंगे, तो उस तरह का हो, तो अन्नागार बना होता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक विशिष्ट वर्ग के स्नान के लिए, धार्मिक स्नान के लिए स्नानागार बना था, जिसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वहाँ पर विटामिन्स का लेप लगाया था पानी, जिससे ना कुआं था साइड में जिससे पानी आता था। नालियाँ बनी थी, जो पानी पुराना होता था निकालने के लिए। छोटे छोटे कमरे बने थे चेंज, कपड़े बदलने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे व्यवस्थाएं वहाँ पर थी विशिष्ट वर्ग के लिए। सभा भवन था हड़प्पा में, एक सभा भवन, बहुत बड़ा सभा भवन बना हुआ था, वहाँ शायद दरबार लगता रहा होगा। तो इस नगर नियोजन में लगभग उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था जो आधुनिक समय में नगर के लिए ज़रूरी है। उस तरह के विन्यस्त नगर आज भी हम अपने यहाँ उतने व्यवस्थित नगर नहीं देखते हैं। जैसे जाल पद्धति पे समकोण पर काटती सड़कें, जाल पद्धति पे मकान बने हुए हों, नालियों की इतनी अच्छी उन्नत व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें आज भी हमारे नगर हड़प्पा सभ्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज के 2500 साल पहले हुआ था, तो 4500 साल पहले, 2500 साल पहले ईसा के पूर्व था, और 2000 साल इधर बीत गया है, तो 2500 साल हो गया। 4500 साल पहले की स्थिति हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब नगर नियोजन के बाद बात आती है, नगर नियोजन के बाद बात आती है पशुपालन, कृषि की। नगर नियोजन के बाद कृषि।
कृषि भी हमने बताया, गेहूं, जौ, मटर, चना, मक्का। आजकल जितने अनाज हैं लगभग उस समय वहाँ पर पैदा होते थे, सब पैदा उपज जो रबी की फसल होती थी उनका लगभग राई, उनका लगभग उत्पादन यहाँ पर किया जाता था। उसका जो कालीबंगा हमने बताया कि जो कूड़ के निशान मिले हैं वो कूड़ के निशान वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो कृषि होती थी, जो सिंध का बाढ़ वाला मैदान है, जब वहाँ से बाढ़ उतरती थी तो जो ज़मीन आती थी उपजाऊ होती थी, वहाँ पर आसानी से जुताई हो सकती थी और उसके बाद फसल बोने के बाद बिना अतिरिक्त मेहनत के वहाँ से उपज हो जाती थी, जिससे नगर की व्यवस्था चलती थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो अपना अनाज उत्पन्न करते थे, नगरों में ला के बेचते रहे होंगे और जो विनिमय होता था उससे नगर की चीज़ें उनको मिलती रही होंगी और नगर वालों को लिए अतिरिक्त अन्न मिल जाता रहा होगा। पशुपालन की अगर बात की जाए, पशुपालन की भी परिपाटी यहाँ पर थी, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, मतलब ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर पाली जाती थी। बस घोड़े के प्रॉपर यूज के बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। आर्यों के आने के बाद ही घोड़ों का प्रचलन शुरू हुआ। यहाँ पर घोड़े जो थे, जैसे सुरगोडा में अवशेष मिला, मोहनजोदड़ो से अवशेष मिला है, कहीं कहीं घोड़े के मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत प्रॉपर घोड़े का उपयोग नहीं होता था। इसके बाद शिल्प की बात करें, पशुपालन के बाद शिल्प की अगर बात करें तो शिल्प में हम जानते हैं कि मृण मूर्तियाँ यहाँ बहुत बनती थी। मृण मूर्तियाँ के अलावा कांसे शिल्पकारी, कांसे नक्काशी, कांसे की तांबे की कगाड़ी मिली है, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। जो स्वर्णकार होते थे वो चांदी, सोने चांदी की मूर्तियाँ जेवर बनाते ही थे, कांसे के भी बनाते थे। मेटलर्जी अपने उन्नत अवस्था में थी और उनकी मेटलर्जी से पता चलता है, जो टिन है उसकी कापर है उसकी अशुद्धता से पता चलता है कि राजस्थान क्षेत्रीय खानों से मंगाया जाता था। टिन मुश्किल से, कांसा बनाने के लिए टिन और कापर मिलाया जाता है। टिन मुश्किल से कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से आता था। तो इस तरह से इस समय उन्नत अवस्था में यहाँ की जो मेटलर्जी थी, अयस्क निष्पादन की स्थिति थी, वो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनाते थे, अयस्क निष्पादन करते थे, अयस्क तैयार करते थे और मूर्तियाँ बनाते थे। इस समय जो है सफ़ेद उन्नत अवस्था में भी थी। ईंट भट्ठे, ईंटों के तैयार किया जाता था। जाहिर सी बात है कि ईंटों के भट्ठे रहे होंगे पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि पकी ईंट लाने के लिए भट्ठों की ज़रूरत थी, तो ईंट भट्ठे खूब रहे होंगे। बर्तन बनाने के लिए कुम्हकारी रही होगी, क्योंकि बर्तन का प्रयोग भी अच्छी तरह से पता था, लोग बर्तन का प्रयोग अच्छे से करते थे। इसके अलावा खिलौना, गाड़ी, धातुओं के भी, मिट्टी के भी, मृण मूर्तियाँ इतनी सारी बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक मृतिका मृण मूर्ति मिली है, जिसपे एक 3 सिंग वाला पुरुष है, उसके चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी उसके चारों ओर हैं और पैर के पास हिरण है। तो मोहनजोदड़ो पशुपति शिव की स्थिति दिखाता है। तो इस तरह से जो शिल्पकारी है वो उन्नत अवस्था में थी, शिल्पकारी पर्याप्त मात्रा में चलती थी। उसके बाद वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं। वाणिज्य व्यापार हम जानते हैं कि वाणिज्य व्यापार आंतरिक विनिमय तो होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की मुहर जो है लोथल मिली है। आंतरिक व्यापार की बात पहले करते हैं। जैसे उस समय सबसे तेज़ चलने का जो साधन था बैलगाड़ी थी। क्या थी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से एक दूसरे जगहों पर जाया जाता था। आंतरिक विनिमय, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज आता था शहरों में, मोहनजोदड़ो लोथल में लाते रहे होंगे और वहाँ से शहर की चीज़ें वो ले जाते रहे होंगे। इसके बाद लाजवर्द मणि है, बाहर से आते थे। टिन बाहर से आता था। मेसोपोटामिया की मुहरों पर मेलुहा का उल्लेख मिलता है। मेलुहा का साम्यता सिंधु से की जाती है। इसके अलावा मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच, मेसोपोटामिया इराक में है, दजला फरात नदी के किनारे, तो उस क्षेत्र मेसोपोटामिया और वहाँ के बीच, मेलुहा के बीच जो 2 दिलमुन और माकन मिलता है, मध्यवर्ती स्थान, जहाँ से एक कह सकते हैं कि वहाँ पर दूरी ज़्यादा थी, तो बीच में स्टॉपेज के लिए वो बनाए गए थे, एक मध्यवर्ती उपनिवेश थे जहाँ वो रुकते थे, वहाँ से फिर आगे बढ़ते थे। दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई। अभी बहुत सारी कब्रों को वहाँ खुदाई नहीं हुई है, इससे पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुहरों पे ये स्पष्ट है कि दिलमुन बहरीन था।
इस तरह से मिस्र से भी अरब सागर से व्यापार होता ही था, और इसके बाद लैंडमार्क से भी, मिस्र से भी लोग व्यापार करते थे। आज हो सकता है बैलगाड़ी या जो हमारे महत्वपूर्ण साधन है हमका मोटर कार या अन्य मोटराइज्ड वाहन से भी इतनी व्यापक तौर पर हम अपना विनिमय ना कर पाएँ, व्यापार ना कर पाएँ, जितना जो है उसमें कर लेते थे बैलगाड़ी से। व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं धार्मिक की, धार्मिक स्थिति की, तो धर्म का पता नहीं है, क्योंकि मंदिर कहीं नहीं पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर कहीं नहीं पाया गया है धार्मिक रूप से। लेकिन स्थिति इसलिए कि एक स्नानागार जो मिला है, ऐसा स्पष्ट किया जाता है कि धार्मिक रूप से स्नान करते थे लोग। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में झांकते हुए देवताओं की मूर्तियाँ, शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग तमाम सारे पाए गए हैं। इसके अलावा मातृ देवी की पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्राकृतिक चीज़ें थी, प्राकृतिक जो सिंबल्स थे, उनकी पूजा करते हुए यहाँ पर हम दिखाई देते हैं। पुरुष मूर्तियों की तुलना में मातृ मूर्ति, महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इससे लगता है कि व्यवस्था मातृ सत्तात्मक थी। इसके बाद बात आती है प्रशासन की। हम जानते हैं कि जो इतना बड़ा कल्चर था हड़प्पा सभ्यता का, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो कल्चर था, सैकड़ों जो स्थान पाए गए हैं, वहाँ पर जैसे माप तौल का एक पैमाना था, वहाँ पर 16 के गुणक में होता था। वो आज भी हम जानते हैं कि 16 आने का 1 रुपया होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है। और उस समय ये 16 के गुणक का पैमाना जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। मृण मूर्तियों की एकरूपता, जो लिखावट है वहाँ मिली है, हालांकि है तो पिक्टोग्राफ 250 से 400 अक्षर जो प्राप्त हुए हैं, वो लगभग उनमें सिमिलरिटी है। मृण मूर्तियों में सिमिलरिटी है, जो बर्तन हैं उनमें सिमिलरिटी है। तो पूरे इतने व्यापक क्षेत्र पे इतनी समरूपता बिना केंद्रीकृत सत्ता के संभव नहीं है। अब ये सत्ता कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी कि या सहकारी सिस्टम पे चलाया जाता था, कैसे था ये नहीं कन्फर्म है। राजा होता था कि व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया जाता था, ये तो नहीं कन्फर्म है। लेकिन निश्चित तौर पे एक केंद्रीय सत्ता थी जो अनुशासन जहाँ पर पर्याप्त था। अब इसके बाद बात आती है लिपि की। लिपि में अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया 250 से 400 पिक्टोग्राफ हैं, लेख चित्रात्मक हैं, उनमें बहुत अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता की जो सटीक जानकारी है अनुमान पर ही आधारित है। हम तर्क द्वारा उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है सिंधु सभ्यता में क्या क्या रहा होगा, लोग कैसे रहते होंगे, उनके मान्यताएं क्या थीं। तो उनकी मूर्तियों से उस पर जो चित्र बने उससे हम निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन ये लिखाई 250 से जो 400 पिक्टोग्राफ हैं, इनको जब जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही सटीक जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम बात करें पतन की, तो पतन के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, बहुत सारे विद्वान हैं। पतन में अगर बात करें, पतन में भी एक मत नहीं है। जैसे पतन के कुछ कारण, पहला है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, ऐसा माना जाता है कि आर्य आए मध्य एशिया से, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आर्कटिक प्रदेश से मानते हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे मत हैं। तो आए, चूँकि उनके पास घोड़े थे, अस्थायी जीवन नहीं, आयावरी जीवन व्यतीत करते थे, हथियार थे, तीर कमान थे, तो अपने घोड़ों से बहुत तेज चल पाते, तो उन्होंने जो है इसका नष्ट किया हड़प्पा सभ्यता को। ठीक, पारिस्थितिकी अवनयन, सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ आई और सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा विवर्तनिक विक्षोभ, नदी का मार्ग बदलना, सबके अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों को बहुत विस्तृत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें इतना डिटेल नहीं पूछाता है। बाकी अगर मेंस देना हो तो इसमें डिटेल जाता है, इसमें
सिंधु घाटी सभ्यता पतन जो है, अगर पूछा जाएगा उत्पत्ति कैसे हुई, पतन कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बस एक इंट्रोडक्टरी जानना चाहिए कि उनका नष्ट कैसे हुआ, विद्वानों के विभिन्न मत क्या हैं। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर ये समाप्त हुआ। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपने देख ही लिया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।